सिन्हा। संजय सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18। सर, आपकी ही दृष्टि की जरूरत थी, क्योंकि आप दूर से भी चीजों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, परख लेते हैं। सर, ये सिचुएशन अब किधर जाती दिख रही है? क्योंकि ये ट्रंप के हाथ में है या फिर ईरान के हाथ में है? क्या बाजार में परेशानी के दिन अभी कुछ टाइम और चलने वाले हैं? तो देखिए, जैसा मेरा मानना रहा है कि बाजार पे दो फैक्टर्स का प्रभाव काफी रहेगा। एक तो क्रूड के प्राइसेस का और दूसरा रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट का। एक तीसरा आयाम भी इसमें अब जुड़ गया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर सप्लाई लाइंस फिर से बाधित हो गई तो हो सकता है कि बाकी कमोडिटीज के प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे। तो मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं कि बाजार पिछले 5 दिनों से गिर रहा है, क्योंकि अगर आप ये तीनों फैक्टर्स को अलग-अलग तौर पे देखें, तो अगर आप क्रूड के प्राइसेस को देखें तो इसका हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इससे होने वाला है। दूसरा, क्रूड के प्राइस ऊपर जाने के कारण जो हमारा रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट अब ऊपर जा रहा है, उससे एक और आशंका खड़ी हो जा रही है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो फ्लोज, जिसमें कि पहले बहुत जोर से बिकवाली थी, फिर उसमें बिकवाली कम हुई और बाद में कुछ समय के लिए पॉजिटिव भी हुआ, क्या यह दोबारा बहुत जोर से नेगेटिव हो सकता है? तो इसमें कुछ आंकड़े अगर मैं आपको दे दूं, तो 28 फरवरी से लेके 5 जून तक, जब ये वॉर की स्थिति थी और आरबीआई और गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं आई थी, तो नेट एफआईआईज करीब 4,000 करोड़ पर डे बेच रहे थे। वही नंबर 5 जून से लेके 17 जून, जिस समय तक कि ईरान और यूएस के बीच में एमओयू साइन नहीं हुई, तब तक ये घट के 1100 करोड़ का हो गया था। और वहां से लेकर जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये नंबर एक्चुअली 700 करोड़ का पॉजिटिव हो गया था। तो ये एक तो क्रूड का दाम मैक्रो इकोनॉमिक शंका पैदा कर रहा है, और ये जो रूपी में डिप्रिसिएशन फिर से हो रहा है, उससे एफआईआई फ्लोज में गिरावट आने की संभावना पैदा हो रही है। तो बाजार पे इन सब चीजों का जो प्रभाव है, वो शायद Q1 FY27 के रिजल्ट्स से ज्यादा भारी है, और इसी के लिए हम देख रहे हैं कि जो सेक्टोरल इम्पैक्ट है रिजल्ट्स का, वो शायद उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है जितना कि अदरवाइज होता। संजय सर, अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो मिक्स टू पॉजिटिव अर्निंग्स हमें देखने को मिले हैं। मार्जिन एक चैलेंज है। बैंकिंग हम देखने की लोन ग्रोथ मजबूत है, एसेट क्वालिटी बेहतर है, लेकिन मार्जिन पर दबाव है। आईटी हमने देखा कि अनुमान से थोड़ा सा कह सकते हैं कि बेहतर प्रदर्शन रहा है। कैसे आपने अर्निंग सीजन को एनालाइज किया है, और क्या आपको ग्रीन सिग्नल्स नजर आ रहे हैं अर्निंग्स में? तो उसमें अगर आप देखें तो अगर आप अर्निंग्स को स्टॉक प्राइस से कंपेयर करें, तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं तो पॉकेट्स थे जहां पर अर्निंग्स ने मार्केट को सरप्राइज किया, और खास करके ये हुआ है आईटी सेक्टर में। वहां पर चूंकि आशा ही नहीं थी कुछ भी अच्छा आने का, तो जब शुरू के जो रिजल्ट्स आए वो अच्छे रहे, तो हमने देखा कि आईटी में एक गति आ गई। चूंकि वो गति आई और उसके बाद के रिजल्ट्स आए, शायद उन्होंने उतना ज्यादा उत्साहित नहीं किया बाजार को, तो अब हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत उसमें प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। लेकिन ये एक सेगमेंट है जिसने बाजार को सरप्राइज किया। दूसरा जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं कि इनको अगर आप छोड़ दें, तो बहुत सारे सेक्टर्स में ये जो हम लोग कहते हैं कि बहुत कुछ प्राइस में ऑलरेडी था, इन द सेंस कि रिजल्ट्स आने के पहले ये स्टॉक चल पड़े थे, और जब रिजल्ट आए तो उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग हुई। मेरे ख्याल से हर बार ये जो क्वार्टरली सीजन रहता है, ये बाजार के लिए एक कंसोलिडेशन का फेज रहता है, जिसमें कि जो लोग पहले से पोजीशन लिए हैं वो प्रॉफिट बुक करते हैं, और फिर नए निवेशक आते हैं। और ओवरऑल अगर आप देखें तो कुछ सेगमेंट्स हैं जहां पर कि इस बार एग्रीगेट लेवल पर पेन है, जैसे कि ऑयल एंड गैस पे होगा, वो हम देख रहे हैं। लेकिन कुछ सेगमेंट हैं जिनमें अगर आप देखें तो सरप्राइजेस भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट ने काफी प्रेजेंटली सरप्राइज किया है मार्केट को। तो मेरे ख्याल से 15 अगस्त तक, जब ये सारा रिजल्ट का सीजन खत्म हो जाएगा, और तब तक होपफुली ईरान की जो स्थिति है उसमें थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, तब बाजार लेखा जोखा लेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, किस लेवल पे खड़े हैं, और सेक्टोरली हमें आगे क्या रणनीति बनानी चाहिए। एंड उसके बाद ही मुझे लगता है कि एक गति और एक डायरेक्शन सेक्टोरल और ओवरऑल बाजार का बनेगा।
ठीक है संजय सर, तो H2 ऑनवर्ड्स यानी कि सेकेंड हाफ, क्या मान के चलें कि स्थिति बेहतर होगी, और क्या उसको ध्यान में रखकर या फिर उसके आगे की चीजों को ध्यान में रखकर अभी निवेश करने की आप राय देंगे? अगर हाँ, तो सबसे अच्छे सेक्टर्स आपको कौन से लग रहे हैं? तो देखिए, आपने ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अगर आप पिछले 4-5 महीनों का एक्सपीरियंस देखें, तो उसमें जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म नजरिए से अपना पोर्टफोलियो बनाया था, वो बाजार का फायदा नहीं उठा पाए, और जिन्होंने थोड़ी सी लंबी अवधि के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाया था, उन्होंने बहुत फायदा उठाया। मेरा अपना अनुमान है कि अगर आप कुछ फैक्टर्स को अपने सामने रखें, तो जो एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि इतनी बड़ी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बावजूद भारतीय मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति जो है वो इतनी मजबूत रही, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग रीजन था, वो ये था कि हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो काफी अच्छी रही। और दूसरा फैक्टर जो था वो ये कि हमारी जो गवर्नमेंट की जो केपेक्स स्पेंडिंग है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आई, और वो हमको अब इस रिजल्ट में दिख भी रहा है। अगर हम इन चीजों को सामने रखें और माने कि ये चीज नहीं बदलेंगे, अगर जियोपॉलिटिकल स्थिति काफी समय तक अगर इस तरह से खींचती चली गई, तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल से कोई भी पोर्टफोलियो किसी भी एक तरफ लॉपसाइडेड नहीं होना चाहिए। उसमें डिफेंसिव और सिक्लिकल का सम्मिश्रण होना चाहिए। आज के माहौल में मैं समझता हूं कि चूंकि निराशा का इम्पैक्ट सिक्लिकल स्टॉक्स पे ज्यादा है, तो इसमें रिकवरी की भी संभावना ज्यादा है। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें कि करीब 30 से 40% डिफेंसिव स्टॉक रखें, और 60% से 70% अगर सिक्लिकल रखें, तो मेरे ख्याल से आप अगले 12, 24 और 36 महीने का अगर होराइजन लेके चलेंगे, तो आपको इसमें फायदा होगा। संजय सर, अभी भी आप आईटी को डिफेंसिव में रख रहे हैं क्या सर? जी हाँ, मैं अभी भी आईटी को डिफेंसिव में मानता हूं, और मैं इस बात से अवगत हूं कि हमारी जो आईटी पर कॉल है वो थोड़ी कंसेंसस कॉल से हटके है। हमारा अपना मानना है कि देखिए, आईटी सेक्टर का जो आउटलुक है उसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला फेज जहां पर एआई के एप्रीहेंशन या जिस एआई के डर के कारण आईटी स्टॉक्स, इंडियन आईटी स्टॉक्स की बहुत जोर से डीरेटिंग हो गई। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें, तो उनकी प्रॉफिट में कोई ऐसी गिरावट नहीं आई है जिसको जस्टिफाई करेगा कि ये प्राइस अर्निंग मल्टीपल क्यों इतना गिर गया। और आज अगर आप देखें, तो जो बड़े-बड़े आईटी स्टॉक्स हैं वो अपने मल्टी ईयर लोएस्ट प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। ये जो सेकंड फेज है, ये मेरे ख्याल से एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन है, जहां हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एआई इतना बड़ा डिसरप्टिव फैक्टर होगा कि इंडियन आईटी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पर उसका असर लंबे समय तक हो जाएगा, या फिर उसकी स्ट्रक्चरल इंपैक्ट इंडियन आईटी सेक्टर पर नेगेटिव होगी। ये फेज ऑफ कंसोलिडेशन जो है, जहां मुझे लगता है कि शायद 2-3 क्वार्टर लग जाएं बाजार को ये समझने में। मेरा अपना मानना है कि गोइंग बाय द पास्ट हिस्ट्री, भारतीय आईटी कंपनीज इस अपॉर्चुनिटी को अपने बिजनेस मॉडल में ढाल लेगी और उसका फायदा उठाएगी, और इसके कई कारण मैं आपको दे सकता हूं। और ये जब फेज खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए, एक चीज तो अवगत है ना कि एआई फ्री नहीं है, एआई के लिए भी खर्च आता है। तो बहुत सारी कंपनी, और एआई में गार्ड रेल्स की जरूरत है, जहां पर कि भारतीय आईटी कंपनीज बहुत कुछ कर सकती हैं। तो ये सेकंड फेज ऑफ कंसोलिडेशन है। ये फेज जब खत्म होगा, तो तीसरा फेज जब आएगा, जहां पर इनकी प्राइस अर्निंग मल्टीपल फिर से रीरेट होगी, तो वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो इसी के लिए मैं समझता हूं, एज अ कॉन्ट्रेडियन, आपको शायद 2 या 3 क्वार्टर इंतजार करना पड़ेगा, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। और धैर्य की परीक्षा तो होगी ही बाजार में, और जो धैर्यवान होंगे बाजार से वही पैसे बना के निकलेंगे भी। और ये जो सलाह दी है संजय सर ने आपको, ये सारी की सारी आपके काम आने वाली है। संजय सर, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और विस्तार से तमाम मुद्दों पर आपने हमसे बातचीत की।